मेरा नाम शुभम है। मैं एक छोटे गांव में रहने वाला लड़का हूं। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार किया है क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी दो बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी है और वह दोनों ही अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है। मैं मुंबई जैसे शहर में जॉब करता था। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया है। मेरे पिता का कहना था कि मैं अपने बेटे को गाँव के लोगों जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहता। मेरे पिता गाँव में ही खेती बाड़ी किया करते थे और अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पाल पोस कर जवान कर दिया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मुंबई में मेरी बहुत अच्छी कमाई थी और मैंने अपने माता पिता को अपनी कमाई से दुनिया की हर खुशी दी थी। मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत किया करता था। मैं उनको अपने साथ मुंबई नहीं बुला सकता था क्योंकि उनको मुंबई ना बुलाने की मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसलिए मैं गांव में ही उनके लिए हर महीने ढेर सारे पैसे भेज दिया करता था, जिससे वह अपना खर्च चला रहे थे। उनको गांव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। गांव में सब लोग मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे क्योंकि एक मैं ही था जिसने शहर जाने के बाद अपने माता पिता को मालामाल कर दिया था। मैं हर महीने 3 से 4 दिन के लिए गांव आया करता था। गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे और मुझे बहुत सम्मान दिया करते थे। मैं थोड़े बहुत पैसे गांव के गरीबों में भी बांट दिया करता था। एक दिन मैं छुट्टी लेकर गांव अपने घर गया था। जब मैं वहां गया तो मेरे माता पिता ने मेरे सामने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि एक ना एक दिन मेरी शादी होनी थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई तो उसको सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। यह बात शायद हर इंसान के लिए इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं माँ की बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने कहा, हाँ, आप मेरे लिए पहले लड़की तो देखना शुरू करो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मैं सोचता था कि जब भी मेरे घर में मेरी शादी के बारे में बात होगी तो मैं अपने माता पिता को शहर बुला लूँगा और कहूँगा कि मुंबई में ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर दो। लेकिन माँ ने तो मुझे ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे माता पिता ने तो मेरी शादी गांव की एक गंवार लड़की के साथ तय कर दी थी। माँ ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले ही देखी हुई है। तुम्हारे पिता के एक दोस्त थे, उनकी बेटी सोनिया। सोनिया के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि उसको मैंने देखा था। मैं सोनिया से शादी नहीं कर सकता था क्योंकि सोनिया बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत दिखती थी। माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिताजी के दोस्त आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्हें अपनी बेटी पर बहुत तरस आ रहा था क्योंकि उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। अब तुम्हारे पिताजी ने अपने दोस्त से वादा किया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की पत्नी बनाकर अपने घर में रखूँगा। तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। यह सुनकर मेरे पिताजी के दोस्त की आखिरी सांस भी निकल गई थी। इसलिए अब हम चाहते हैं कि सोनिया जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए, जिससे तुम्हारे पिताजी का किया हुआ अपने दोस्त से वादा भी पूरा हो जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि आखिर मेरे पिताजी ने क्या कर दिया। मैं तो शहर की लड़की से शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे मुंबई में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे वहाँ की गोरी गोरी और स्मार्ट लड़कियाँ बहुत पसंद आई थी। गांव में तो ज़्यादातर गंवार और काली ही लड़कियां होती थी जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। मैं पढ़ा लिखा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था तो अपने जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की डिजर्व करता था। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी सारी चाहतों पर पानी फेर दिया था। मैं अपने माता पिता का बहुत कहना मानता था और उनका बहुत आज्ञाकारी बेटा था। इसलिए मैंने शादी के लिए जैसे तैसे हाँ कर दी। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी कर दी गई क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मुंबई जाना था। मेरी शादी को हुए अभी 20 दिन हो गए थे। यह 20 दिन नहीं, मुझे 1 साल जैसा लग रहा था। मुझे अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ़ से निकलने के लिए जल्द से जल्द मुझे शहर वापस जाना था। शादी को जैसे ही 20 दिन पूरे हुए, 21वें दिन मैंने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी थी और मैं सवेरे ही शहर जाने के लिए उठ गया था क्योंकि अब मेरे पिताजी का अपने स्वर्गवासी दोस्त की बेटी से मेरी शादी करने का वादा पूरा हो चुका था और सोनिया मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। तो देख देख कर
मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं उस जैसी बदसूरत लड़की को डिजर्व नहीं करता था। मैंने तो अपने किसी दोस्त को भी शादी में नहीं बुलाया था क्योंकि मेरे मुंबई के दोस्त मेरा मजाक बनाते। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, इसलिए मेरी बदसूरत पत्नी को देखकर मेरे दोस्त मेरी खूब इंसल्ट करते। मैं जब गुस्से में अपने घर से निकलने लगा तो सोनिया मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस मत जाओ, अभी हमारी शादी को कितने दिन हुए हैं, मैं आपके साथ कुछ और टाइम गुजारना चाहती हूँ। मेरी पत्नी मुझे एक आंख भी नहीं भाती थी, मुझे उसका बोलना भी बहुत बुरा लगता था। मेरा मन चाहता था कि मैं उसको इस घर से निकाल दूँ, लेकिन मैं उसको अपने घर से निकाल भी नहीं सकता था क्योंकि वह मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी थी। मेरा मन चाहता था कि वह मेरी आँखों से कहीं दूर चली जाए, जिससे कि वह मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। यह तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वह मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आ चुकी थी, तो वह तो यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसको छोड़कर शहर जा सकता था क्योंकि मैं तो शहर में ही काम करता था। मैंने अपने माता पिता के कहने पर यह जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली पत्नी सोनिया से कोई समझौता नहीं किया था, ना ही मेरी उससे ज़्यादा बात होती थी। वो तो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन 20 दिनों में मेरी उससे नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ, तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है, मैंने उसे मनहूस कह दिया था। मेरी यह बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी, फिर आंखों से आंसू भरकर कहने लगी, आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने उससे कहा, क्या 20 दिन में तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत हो गई है? तो वह रोते हुए कहने लगी, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी यह पागलपन वाली बात पर खूब हंसने लगा और कहने लगा, भला 20 दिन में भी किसी को किसी से प्यार हो जाता है? तुम इस बारे में कभी भी मत सोचना कि तुम कभी मेरा प्यार पा सकोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत है। मुझे उसकी इन बातों से बड़ी हंसी आ रही थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही है और मेरा प्यार पाने की हसरत कर रही है। खैर, इसमें सोनिया की भी गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वह देख रही थी क्योंकि मैं शादी की पहली रात भावनाओं में बह गया था और सुहागरात सोनिया के साथ मना चुका था क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं और सोनिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पिताजी को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वह दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैंने अपनी पिताजी की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बात मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का दिल दुखे। मैंने अपने पिताजी से काम का बहाना बना लिया और कहा कि आप मुझे शहर जाने की परमिशन दे दीजिए। अगर मैं शहर जल्दी नहीं गया तो वहाँ पर मेरे काम में रुकावट आ सकती है, मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता। मेरे पिताजी ने मुझे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी कह दिया कि कुछ दिनों के बाद बहू को भी अपने साथ मुंबई लेकर चले जाना, यह भी शहर का माहौल देख लेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे पिताजी को अपने मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा था, लेकिन मैं कभी भी किसी हाल में सोनिया को अपने साथ मुंबई नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे तो घर से निकलकर अपनी जान छुड़ानी थी। मैं जब घर से निकला तो सोनिया छत पर कपड़े डालने गई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया था। घर से निकलते ही मैंने गहरी सांस भरी। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुट रहा था। मुझे तो शहर की चमक धमक अच्छी लगती थी। मैं चाहता तो मैं अपने गांव में ही कई तरीक़ों से काम कर सकता था। मुंबई में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लैट था जिसमें मैं रहता था। एक दिन मैं भेष बदलकर ऑटो स्टैंड के पास खड़ा था। मुझे वहाँ बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। मैं अपने मन में सोचने लगा कि मुझ जैसे स्मार्ट लड़के को एक ऐसी कोई खूबसूरत लड़की सूट करती है। वह लड़की ऑटो वाले को पैसे दे रही थी और थोड़ी परेशान सी लग रही थी। शायद उसके पास छुट्टे नहीं थे। शायद ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया था उससे बात करने के लिए। मैं वहाँ गया और उससे कहा कि आप रहने दें, मैं आपके पैसे दे देता हूँ। इतना कहा था कि वो मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने के लिए उनकी मदद करते हो ताकि वह
तुम्हारे मदद करने पर इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें उससे बात करने का बहाना मिल जाए। बस लड़कियों की हेल्प कर दी और उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। ये तरीका पुराना हो चुका है। हमारी यह सारी बातें रिक्शे वाला भी खड़ा हुआ सुन रहा था। वह कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों के सारे तरीके अच्छे से जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये लड़की मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूमने लगा। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद भी उसने मेरी मदद का सहारा नहीं लिया और वह दूसरे रिक्शे में जाकर बैठ गई थी, जबकि मैं पहले ही रिक्शे वाले को पैसे दे चुका था। अगर वह चाहती तो मेरी मदद का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं ली। मुझे उसकी यह बात बड़ी पसंद आई थी। अब मैं उस दिन के बाद हर रोज़ कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता था। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी वह रोज़ रिक्शा करके अपने घर को जाती थी और मैं भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहता था। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो लड़की बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका घर बहुत छोटा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने दादा के साथ ही उस घर में रहा करती थी, जबकि उसके दादा की उम्र बहुत हो गई थी। वह बीमार रहने लगे थे। उस लड़की का नाम दिव्या है और वह बीएससी की स्टूडेंट है। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा ही बिजी हो गया था और दिव्या के कॉलेज काफ़ी दिनों से नहीं जा पाया था। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेबस था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि दिव्या के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो दिव्या की सहेली मना कर रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझे मेरा नंबर लिया। नंबर लेने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार दिव्या को देखने का ख्याल आ रहा था, क्योंकि मैं कई दिनों से दिव्या को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक दिव्या की फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद दिव्या की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया। वो अपनी फ्रेंड को शादी में इनवाइट करने गई थी। तभी उसकी फ्रेंड ने फ़ौरन ही मुझे कॉल करके बता दिया। मुझे उसकी शादी का अफसोस भी था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं दिव्या से प्यार करने लगा हूँ। मेरे दिल में उसके लिए अजीब सी फीलिंग जाग उठी है। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और दिव्या की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक आदमी को उसके घर भेजकर दिव्या को उसके घर से उठवा लिया था और दिव्या को अपने फ्लैट के एक कमरे में बंद कर दिया था और अपने आदमियों से कह दिया था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं दिव्या पर आँच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल दिव्या को देखने के लिए तड़प रहा था। 3 दिन और 3 रात अपने घर पर दिव्या को सुरक्षित रखकर उसको घर पहुंचा दिया था। उसको यह खबर नहीं होने दी थी कि उसका किडनैप किसने करवाया है। वो किसी तरह से मेरे घर आई थी, उसी तरह से वापस उसको उसके घर भेज दिया गया था। वह इस सब से अनजान थी कि उसके साथ यह सब किसने किया है। दिव्या के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि दिव्या के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा था। यह तो वैसे भी मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस ने कभी अरेस्ट नहीं किया था। पुलिस को मुझ पर शक तो रहता था, मगर वो मेरे खिलाफ कभी सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं रहती थी। एक दिन मैं दिव्या के घर के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं बड़ी चालाकी से दिव्या के दादा से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मैंने अक्सर देखा था कि वह शाम के टाइम पर घर से बाहर हवा खाने के लिए निकलते थे और वह हाथ में छड़ी लेकर चला करते थे। वह बहुत सीधे साधे आदमी थे, उन्हें आँखों से ठीक से नहीं दिखता था। मैंने उनसे बातचीत शुरू की और उसके बाद मैं उनको बाहर सड़क तक लेकर टहलाने के लिए चला जाता था। उनसे बातचीत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मेरी दिव्या के दादा के साथ अच्छी जान पहचान हो गई और वह रोज़ जब भी घर से बाहर निकलते तो मैं उनकी मदद किया करता, उनको बाहर टहलाता। वो मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारने लगे थे और मेरी तरफ से बड़ा खुश रहते थे। कहते थे, आजकल कोई भी जवान किसी बूढ़े इंसान की मदद नहीं करता। तुम रोज़ मेरा हाथ पकड़कर मेरी टहलने में मदद करते हो। इसका मतलब वह मुझसे अच्छे खासे इम्प्रेस हो गए थे। एक दिन मैं दिव्या के दादा को टहलाने के लिए पार्क तक ले गया था। वहां जाकर उन्हें
बहुत अच्छा लग रहा था और वहाँ पर हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया था कि उनकी पोती दिव्या, जिनको वो काफ़ी सालों से पाल रहे हैं, उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पोती की शादी तय कर दी थी, लेकिन ना जाने किस तरह से दिव्या गायब हो गई और जब 3 दिन के बाद वापस दिव्या आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किस तरह से अपनी पोती का और अपना खर्च उठा सकता हूँ। मैं तो कमाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी पोती का मंगेतर ही घर के सारे खर्च किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से ही जलता था। अब तो हमारी भूखे रहने की नौबत आ गई है। उस लड़के ने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे दिव्या के दादा की बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अब मैं उनको और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता था। मैंने दिव्या के घर पर राशन डलवा दिया। दिव्या के दादा बहुत मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनके घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद कर दी। मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके पोते जैसा ही हूँ। मैंने उनकी मदद इसलिए भी की थी कि मुझे दिव्या के घर जाकर उनके करीब जाने की कोशिश करनी थी। मैं दिव्या के घर पर खूब पैसा लुटा रहा था। दिव्या मुझे अपने घर में देखकर पहचान गई थी कि मैं वही लड़का हूँ जिसने एक दिन रिक्शे वाले को पैसे दिए थे। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने दिव्या के घर में पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उनके बूढ़े दादा को हॉस्पिटल के पास ले जाता तो कभी उनके घर की ज़रूरतों का सामान देने चला जाता। मेरी इस मेहरबानियों की वजह से दिव्या मुझसे इम्प्रेस हो गई थी और उसने पहले मुझे भी गलत समझा था। उस बात पर उसने मुझे माफ़ी भी मांग ली थी। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लेकर आती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। कभी कभी हम दोनों बाहर घूमने भी चले जाया करते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट में उसे खाना खिला दिया करता था और साथ में मूवी भी देखते थे और खूब सारी शॉपिंग भी कराता था और महंगी महंगी ड्रेस और उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी दिलाता था। मैंने दिव्या को इम्प्रेस करने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन मेरी मेहनत रंग लेकर आ गई थी। दिव्या भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन आज तक दिव्या को मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। दिव्या को खुश रहने से मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता था। दिव्या की खूबसूरती का मैं दीवाना हो चुका था। मैंने उसको जितने भी महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर दिए थे, उनको पहनने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर आती थी। अब दिव्या भी मेरे प्यार में पागल होने लगी थी और मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने दिव्या के दादा से उसका रिश्ता मांगा था। और दिव्या के दादा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। दिव्या ने भी हाँ कर दी थी, मगर ना जाने कहाँ से दिव्या को मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया था, जबकि मैंने आज तक मुंबई आने के बाद किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी सोनिया के साथ गांव में हो चुकी है। दिव्या को जब इस बात के बारे में पता चला तो वह रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया कि मेरी पत्नी सोनिया हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी। मैं तो अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है, वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर दिव्या किसी तरह नहीं मानी और फिर दिव्या ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं जब तक सोनिया को तलाक नहीं दूंगा तब तक वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं सोनिया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे माता पिता मर जाएंगे। तो फिर दिव्या ने मुझसे कहा, तुम कुछ ऐसा करो जिससे खुद तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए। मुझे उसकी यह बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ गया था। माँ, पिताजी और सोनिया मेरे घर आने पर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन मेरा बिहेवियर सोनिया के साथ बहुत ही गुस्से वाला रहता था। बात बात पर मैं उसकी इंसल्ट करता, उसे ताने देता रहता था, मगर वह मेरी किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी बदसूरत सी शक्ल मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं अपने दिल में यही सोचता था कि
कहाँ दिव्या जैसी गोरी और खूबसूरत लड़की और कहाँ यह बदसूरत सोनिया। मैं सोनिया को उसके काले रंग की वजह से काफ़ी सारी बातें सुना दिया करता था। उससे कहता था कि तुम्हारी काली शक्ल ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उसे पूछता था, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर मेल मिलता है। तुम काली रात हो और मैं उजला सवेरा। सोनिया बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। कभी कभी उसके आंसू मेरे दिल पर असर कर जाते, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो दिव्या के प्यार में पड़ चुका था। मैंने सोनिया के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया और अब तो नौबत मारपीट पर आ गई थी। मैंने सोनिया पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह मुझसे एक शब्द भी नहीं कहती थी। मुझे उसके इस ढीठपन से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह बहुत ही सख्त पड़ गई थी। मैं जितना उससे दूर भागता वह उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अगर दिव्या नहीं होती तो शायद अब तक मैं सोनिया की इच्छाओं का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगी थी। मैं जल्दी से जल्दी दिव्या के पास जाना चाहता था। उसका खूबसूरत प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। गांव आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका था और उससे मेरे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं दिव्या के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो और सारे हालात उसको बताता रहता था। ये भी बताया था कि सोनिया किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वह मेरी मारपीट, डांट, बुरी बातें सब बर्दाश्त कर रही है। और फिर दिव्या ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिव्या ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल यह बात सुनकर डर गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने दिव्या से कहा, ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी ही सुनाने वाला हूँ। और यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को जब मैं सो रहा था और रात के बीच में जब अचानक से मेरी नींद खुली तो सोनिया बेड पर नहीं थी। मैंने नज़र उठाकर सोनिया को घर में ढूंढा, मगर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं छत में गया तो वह छत पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस टाइम मैंने उसे बड़े ही प्यार से बात की और पूछा, क्या हुआ सोनिया, तुम यहाँ पर बैठी हुई क्यों रो रही हो। मेरे पूछने पर उसने अपने आंसू साफ किए, मगर उसके होंठों पर मेरे लिए कोई शिकवा नहीं थी। वहाँ सोनिया ने, बहुत बुरा हूँ ना, मुझे पता है, तुम मेरी वजह से ही रो रही हो। मैंने सोनिया को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की और मेरी इस मोहब्बत पर बहुत तड़प कर रह गई और कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ। मैंने आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। मैं आपको डिजर्व नहीं करती। आप कहाँ बुरे हो, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मगर वह कहते हैं ना, जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। सोनिया भी बहुत साफ दिल की लड़की थी। मैंने सोनिया के आंसू अपने हाथ से पोंछे और कहा, सब छोड़ो, यह बताओ तुम्हें क्या पसंद है। गर्मी बहुत हो रही है, तुम कुछ पीना पसंद करोगी। सोनिया ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ नहीं पीना है। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं पीना, जब मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा तो तुम नहीं पियोगी। तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा, चलो तो कल सुबह मैं तुम्हें अपने हाथों से ऑरेंज जूस बनाकर पिलाऊंगा। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय यहीं ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर फिर मेरी नज़रों के सामने दिव्या का चेहरा आ गया था। मैं दिव्या के बिना नहीं रह सकता था और दिव्या को पाने के लिए मुझे यह कड़वा घूंट पीना ही था। कुछ देर हम दोनों छत पर इसी तरह से बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने सोनिया से कहा, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं और सोने की कोशिश करो। फिर सुबह हो जाएगी तो तुम्हें घर के भी काम देखने होते हैं। मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखने के बाद सोनिया बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह मैंने सोनिया के उठने से पहले ही उसके लिए ऑरेंज जूस बना लिया था। जहर तो मैंने अपने पास पहले ही लाकर रख दिया और ऑरेंज जूस के अंदर जहर मिला लिया। जैसे ही मैं ट्रे ऑरेंज जूस का गिलास लेकर कमरे में गया तो मुझे सोनिया की मासूम शक्ल देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं पसीने से भीग चुका था और मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने सोनिया को जगाया और उससे कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है। वह भी अपनी आंखें खोलते ही जब सोनिया ने मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सोनिया के हाथ में मैंने जब ऑरेंज जूस का गिलास
दिया तो मेरे हाथ कँपकँपा रहे थे। मैंने उससे झूठी मोहब्बत जताई और कहा कि ये पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस का गिलास पी लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला जूस पीने से यह मर जाएगी। तो मैं भी वहाँ से उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने सोनिया को बाय बोला और खुशी खुशी शहर की तरफ निकल पड़ा। उस दिन सोनिया मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने वह कब से इस खुशी के लिए तरस रही होगी। मैं बहुत रिएक्ट था। मेरी खुशियों के बीच को जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा, मगर ना जाने क्यों जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मैंने दिव्या को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसको घर पहुंचकर सरप्राइज़ देना चाहता था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि मैंने दिव्या और उसके दादा को अपने फ्लैट में ही रहने के लिए दिया था। मैंने अपने फ्लैट पर पहुंचकर जैसे ही चुपके से दरवाज़ा खोला तो मैं घर के अंदर चला गया। लेकिन यह क्या, मुझे बड़ा अजीब एहसास हुआ था। तभी मैंने दिव्या को देखा। वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रही थी और दिव्या के हाथ में एक ट्रे थी। वह मुझे देखकर मुझे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और इसी खुशी में मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर सोच में पड़ गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैंने ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर सोनिया को दे दिया है, तभी से ये तैयार लगी हुई थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से तो मुँह मीठा करो। मुझे खीर की प्याली देकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर दिव्या के बार बार कहने पर मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। वो मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वह कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं उसको देखने के लिए कमरे की तरफ चला गया था और मैंने दरवाजे के अंदर झाँक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। दिव्या उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, अविनाश आप चिंता मत करो, मैंने शुभम का पक्का इंतज़ाम कर दिया है। खीर के प्याले में जहर मिलाकर उसको खिला दिया है और आज पुराना बदला भी ले लिया है। वो गुंडा क्या समझता है अपने आप को कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था, मुझे किसने मेरी शादी की रात किडनैप किया था। मेरा मुजरिम शुभम ही है। मेरी फ्रेंड ने मुझे शुभम के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरी शादी की रात उसने ही मुझे किडनैप कराया था और उसने ही मेरी फ्रेंड से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। वह तो भगवान की कृपा है जो अविनाश आपने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ, आप हमेशा ही करती रहूँगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ यह सारी बातें सुन रहा था। यह सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से मेरे पिताजी का फ़ोन आया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही हैं, वह तुम्हें बुला रही है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, लेकिन मेरी हालत अभी इतनी ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन अब मुझे अपनी हालत की इतनी परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से जैसे तैसे गांव पहुंचा। मैं जैसे ही घर गया तो मैंने देखा कि सोनिया के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा शरीर कांप उठा था और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ सोनिया? उसने रो रो कर मुझे बताया कि मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी, मुझे आपके गलत कामों के बारे में सारे सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। जहर मुझ पर अपना काम करना शुरू कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी, इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दर्द से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैंने आज ही आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। सोनिया की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही सोनिया एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। मैं फटी की फटी आंखों से उसे देख रहा था। मैं जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर चला गया। सोनिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
उसके लिए डॉक्टर ने 24 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने सोनिया की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा हुआ देखा और सबसे पहले मैंने सोनिया के बारे में पूछा था। उसके बाद सोनिया के बारे में जो डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी सोनिया इस दुनिया से जा चुकी है। मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने उस मासूम से उसकी ज़िंदगी छीन ही ली थी। बेचारी सोनिया इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है। अस्पताल में पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मैं सोनिया की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था और मैं चुपचाप से पुलिस के हवाले हो गया था। मैंने अपने माता पिता को भी अपने सारे कारनामे बता दिए थे और यह भी बता दिया था कि मैंने ही अपनी पत्नी का मुजरिम हूँ। मैं अपनी पत्नी को ऑरेंज जूस में जहर पिलाकर मारा है। मेरे माता पिता बहुत बुरी तरह रो रहे थे। एक तो उनको उनकी बहू के मरने का गम था और दूसरी तरफ जब उनको यह खबर सुनने को मिली कि उनका बेटा ही इतना बड़ा अपराधी है तो वह और भी ज़्यादा वह दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने अपनी गलती की वजह से कई ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। आज मुझे अपनी गलती पर बहुत एहसास हो रहा था और मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। मैंने पुलिस वालों से आखिरी बार कहा कि मुझे मेरी पत्नी को देखना है। जब मैं आखिरी बार अपनी पत्नी को देखा तो उसकी लाश के सामने रो रो कर माफ़ी मांगी ताकि सोनिया ना सही उसकी आत्मा ही मुझे माफ़ कर दे। मैंने सोनिया के साथ बहुत गलत किया। उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, तब भी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। मुझे 14 साल की सज़ा हुई थी। 14 साल जेल में रहने के बाद मुझे रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे माता पिता मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार तो नहीं कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। मैं और भी ज़्यादा बिखर गया। अपने माता पिता की मौत का सदमा नहीं झेल पा रहा था। गांव वालों ने बताया कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत तारीफ़ किया करते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया था। मुझे अपनी गलती का रह रहकर एहसास हो रहा था। आज मेरे सारे रिश्ते मुझको छोड़कर जा चुके थे और मैं अकेला रह गया था। मैंने गलत काम करने तो छोड़ ही दिए थे और अब मैं गांव में खेती बाड़ी करता हूँ। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी है। जैसा मैंने किया था वैसा ही आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं सोनिया से अपनी जान छुड़वाना चाहता था, लेकिन भगवान ने मेरे सारे रिश्ते ही मुझसे दूर कर दिए, क्योंकि मैंने मेरे सारे रिश्ते ही खुद से दूर कर दिए थे, क्योंकि मैं रिश्तों को समझ नहीं पाया था। इसलिए आज मेरे साथ कोई नहीं है। अब मैं गांव में अकेला ही रहता हूं और यह अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। जितनी चमक धमक मुझे पसंद थी, आज मेरे हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं भी अपने माता पिता और अपनी पत्नी के पास जल्दी चला जाऊँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।